इस एनीमे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं और ऐसे डंजन्स जिनको पार करना नामुमकिन है। ऐसी दुनिया के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक वीक बॉय के रूप में जन्म लेता है, पर अपने मास्टर की मदद से ऐसी पावर गेन कर लेता है और उसे हराना नामुमकिन सा हो जाता है। नॉर्स्टेडिया एक नोबल फैमिली में बॉर्न तो है, पर इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब है। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी तक नहीं कर पा रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है। आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन है। उसे एक लाइब्रेरियन के तौर पर रखा गया है एक जगह पे। वो तैयार होकर नीचे जाता है, पर उसके फादर नील डाउन करके रो रहे होते हैं, कहते हुए, बेटा तुम्हारी जॉब जा चुकी है। विस्काउंट के बेटे ने तुम्हारी जॉब छीन ली है। नेपोटिज्म अपनी चरम सीमा पे है। इनकी फैमिली यहाँ पे स्टेटस के रूप में सबसे नीचे आती है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी दबाव बना सकता है। इस वजह से उसके बेटे को जॉब से निकाल दिया गया है। उसका बेटा कहता है, कोई बात नहीं फादर, आप खड़े हो जाओ, आपकी ही तो वजह से हमारी लाइफ ऐसी है। वो अपने फादर को बहुत ही अच्छे से सुनाता है, पर तब भी उसके फादर उसके सामने झुके रहते हैं, माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है न्योर की बहन आती है और कहती है, मैं विस्काउंट के बेटे को पीट दूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की जॉब छीनने की। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे उसका फादर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ दूंगा। दूसरी तरफ नॉर की बहन कहती है कि ब्रदर आपको हीरो बन जाना चाहिए, आपको मैजिक एकेडमी में जाना चाहिए, आपके पास तो स्किल्स भी है, आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। जिस पर उसका भाई कहता है, मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी उस एकेडमी के अंदर जाने की, तुम चिंता मत करो। और वो आज ही वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। उसकी बहन ये सुन के खुश होती है। नॉर को उसकी फ्रेंड एमा मिलती है, जो कि उसकी बचपन से ही दोस्त है। दोनों के आपस में अच्छे रिश्ते हैं और वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हैं। वहाँ पे एमा को जब ये बात पता चलती है कि ये लाइब्रेरियन की पोजीशन से हट चुका है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो न्योर को उसकी पोजीशन से हटा सके। साथ ही में वो बताती है जो उसके पास स्किल है, उस स्किल को वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, जिसे कि सेज स्किल कहते हैं। एक बार सेज स्किल का इस्तेमाल करने पे उसके यूज़र को सर में काफ़ी ज़ोरों से दर्द होता है और इस दर्द को वो सह नहीं सकता, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। जिसके ऊपर एमा बताती है कि ये स्किल जिसके पास शुरुआत में थी वो हमेशा अपनी वाइफ को किस करता रहता था, तो क्यों ना तुम भी मुझे किस करो, जिससे कि तुम्हारा हेडेक कम हो जाए। उसकी ये बात सुन के नॉर को एक आइडिया आता है कि हाँ ये बात सही है। वो ऐसा ही करने के लिए आगे बढ़ता तो है, पर एमा कहती है कि हमें कहीं और चलना चाहिए। वो उसे एक दूसरी जगह पे ले आती है और उसे वो एक किस करने को कहती है। वो किस कर तो लेते हैं, पर उसके बाद में एमा कहती है कि अब तुम्हें अपनी स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो ताकतवर बनने का तरीका पूछता है, जिस पे सेज बताता है कि उसे अंडरग्राउंड डंजन्स में जाना चाहिए और उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि वो ताकतवर बन सके। ये बात सुनने के बाद उसे सर में दर्द तो होता है, पर एमा उसे किस करके उसका सर का दर्द गायब कर देती है। अब हमारा न्योर जो है एक डंजन में तो आता है, वहाँ पे वो खुलजा सिमसिम बोलता है और वो डंजन के अंदर घुस जाता है। डंजन के अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि उसे आगे की तरफ बुला रही थी। धीरे धीरे करके वो अंदर तक आ जाता है और एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे सामने देखने पे बहुत ही खुली जगह होती है और उसके बीचों बीच वो नोटिस करता है एक सुंदर सी लड़की को दो चैनों से बांध के रखा है। वो उसके पास जाता है। लड़की उसे अपने सर से सर भिड़ाने को कहती है, जिससे कि उससे बात कर सके, और वो उसे समझाती है कि उसका नाम ओलिविया है और वो एक बहुत बड़ी मैजिशियन रह चुकी थी। वो यहाँ पे इस डंजन को एक्सप्लोर करने आई थी, जिसे कि हिडन डंजन कहते हैं, और यहाँ के मॉन्स्टर को मार तो दिया था, पर वो इसी चैन के अंदर फंस गई और इसके बाद में वो इसकी चैन से कभी आज़ाद नहीं हो पाई। इन्हें डेथ चैन कहते हैं। इनसे आज़ाद होने वाला पर्सन मारा जाएगा। उसे लग रहा होता है कि न्योर जो है एक ताकतवर मेज होगा, पर ऐसा नहीं है। उसने सेज स्किल का इस्तेमाल किया और इस डंजन तक आ गया। ये बात न्योर उसे बताता है, जिस पे ओलिविया कहती है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगी। उसके बाद में तुम मुझे आज़ाद करने के तरीके ढूंढना। उसके पास में क्रिएशन स्किल नाम की मैजिक स्किल है, वो उसे पास डाउन कर देती है। इससे वो मैजिक को क्रिएट कर सकता है और मैजिक को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अलग अलग प्रकार की स्किल्स कन्वर्ट कर सकता है और बना भी सकता है, जिसके लिए उसे लाइफ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और लाइफ पॉइंट को कमाने के लिए उसे कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि पैसे कमाना या कुछ ऐसी हरकत करना जिससे कि उसे खुशी मिले। ये बात सुन के नॉर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जिसके ऊपर उसे पता चलता है कि उसके पास में 550 लाइफ पॉइंट है। वो अपनी स्किल को बाहर टेस्ट करने जाता है। एक स्लाइम के ऊपर वो स्टोन बुलेट से फायर करता है, जो कि 50 पॉइंट की थी। उससे वो उसे एक ही अटैक में मार देता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब न्योर अपने घर पे आता है
और वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अलग अलग स्किल्स के बारे में सोचता है जो कि उसके पास होनी चाहिए। वो अपने पॉइंट्स भी बढ़ाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो एमा से मिलने जाता है। एमा अपने बिग प्लॉट्स को दिखा रही थी। इसी वजह से न्योर बिना चाहते हुए भी उसे गले से लगा लेता है और उसके दोनों प्लॉट को खुद से काफ़ी ज़ोर से प्रेस करता है, जिससे कि उसके लाइफ पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसे ओलिविया ने कहा होता है कि उसे ट्रूथ आई को पा लेना चाहिए अपनी स्किल से क्रिएट करके, जिससे कि वो इस दुनिया की सच्चाई को जान सके। वो ऐसा ही करता है और वो काफ़ी सारे पॉइंट से ट्रूथ आई जानता है, जिससे कि उसे पता चलता है एमा की पीठ में दर्द है, वो भी उसके बूब्स की वजह से। इसलिए वो उसके बूब्स को ही गायब कर देता है। इस वजह से एमा को गुस्सा आ जाता है और उसके बूब्स वो उसे लौटाने को कहती है, जिसके ऊपर न्योर उसके बूब्स वापस से उसे लौटा देता है। ऐसा होते हुए देख के एमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि इसके पास में ऐसी स्किल्स भी हैं। अब वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाते तो हैं, जहाँ पे उनका इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें 3-3 लोगों का एक पेयर बनाना होगा, जिससे कि तुम अपने अगले टास्क पे जा सको। तुम जल्दी से पेयर बनाना शुरू करो। पेयर जो बन रहे थे वो अमीर लोग ही बना रहे थे। हमारे न्योर के पास कोई आता नहीं है एमा को छोड़ के। एमा और वो तो हो चुके थे, पर अभी एक पर्सन की और कमी थी। इसलिए वहाँ पे एक न्योर नाम की लड़की आती है। न्योर नाम की जो लड़की थी वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप तो कर लूँगी, पर मैं कोई काम नहीं करूँगी। हर एक बच्चा अपने मिशन के लिए भागता हुआ मना कर देती है। तो दूसरी तरफ एमा को हमारा न्योर रुकने के लिए कहता है लियोनोर के साथ में, और वो खुद ही एक डंजन के अंदर जाता है जहाँ पे कि वो रीपर से मिलता है और उसका लेवल 99 था। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि उसके पास एक अच्छा चांस था उसके ऊपर अटैक करने का, जब उसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगी क्योंकि उसका वजन बढ़ चुका था। वो उसके पीछे जाता है, अपने कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, स्पीड को काफ़ी गुना बढ़ा देता है और वो स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उसे ख़त्म कर देता है। वो उसके मास्क को उठा लेता है और हमें बताया जाता है एग्जाम के अंदर जब इंस्ट्रक्टर रिवील कर रहा था कि किसकी टीम किस पोजीशन पे आई है, तब न्योर की टीम को फर्स्ट पोजीशन मिली थी क्योंकि उसने रीपर को खत्म किया था। रीपर आज तक का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है जो कि कोई बच्चा खत्म कर सकता था। अब न्योर के फैमिली वाले तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर वो उसकी फीस पे नहीं कर सकते थे। उसके फादर माफ़ी मांगते हैं, जिसपे न्योर कहता है आप चिंता मत करो, पैसे का जुगाड़ मैं कर लूँगा। पर एक बात मैं सच कह दे रहा हूँ, जैसे ही मैं अमीर बनूंगा आप लोगों को अपने साथ नहीं रखूंगा। उसकी बहन उसकी काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिसपे उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अल्बामा नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा न्योर सोच में पड़ जाता है कि उसे पैसे कैसे कमाने चाहिए। इसीलिए वो अपने फादर से एडवाइस तो लेता है, पर उसके फादर उसे बेकार की ही एडवाइस देते हैं जो कि था वाइन बेचने का काम, जिसपे वो साफ साफ इनकार कर देता है और वो अपने काम से काम रखने के लिए उन्हें कह देता है। अब वो उस जगह से बाहर निकलता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अगर उसे कोई एडवाइस दे सकता है अच्छी सी पैसे कमाने की तो वो ओलिविया है। ओलिविया जो होती है उसे एडवाइस देती है कि उसे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके गिल्ड में बेच देना चाहिए, पर वो कहता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी जितनी भी स्किल्स है वो लोगों के सामने आ जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता नहीं हूँ कि लोगों का शक मेरे पे जाए, इसलिए वो उसे गिल्ड में जाने को कहती है। वो गिल्ड में जाता है जहाँ पे वो खुद को रजिस्टर करता है। रजिस्टर करते दौरान सामने लूना नाम की एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसे कहती है तुम अपनी स्किल्स को इस फॉर्म के अंदर राइट कर दो, जिससे कि हम तुम्हारी स्किल्स के ही अकॉर्डिंग तुम्हें वो काम दे सके जिसके तुम लायक हो। जिसके ऊपर हमारा न्योर कहता है अगर मैं अपनी स्किल्स सारी लिख सकता हूँ ये कहीं हमारी बाहर तो नहीं चली जाएगी, जिसमें वो मना करती है क्योंकि ये क्लासीफाइड चीज़ें हैं जो कि बाहर नहीं जाएगी। वो ओलिविया की सारी स्किल्स लिख देता है। लूना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम ओलिविया को पूरे तरीके से इम्प्रेसोनेट करना चाहते हो पर नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है। न्योर कहता है कि मेरे पास वही स्किल्स है, जिसके ऊपर लूना एक बुक निकालती है और उसे उसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहती है, तो उसकी वही सारी स्किल्स जो कि उसके पास है वो बाहर आ जाएंगी और अगर वो जीतता है तब वो उसके कहने पर कुछ भी करेगी। वो उसके ऊपर हाथ रखता है और वो जीत जाता है। इसकी वजह से लूना को जो होता है उसे एक लिप टू लिप किस देनी पड़ती है, जिससे कि हमारे न्योर की जो लाइफ पॉइंट थे वो बढ़ जाते हैं। वो उसे अब उसके हिसाब से मिशन देती है क्योंकि उसे काफ़ी सारे पैसे कमाने थे। उसे ग्रास हॉपर्स पकड़ने का एक मिशन मिलता है। लूना उसे एक स्माइल देती है और कहती है अगर तुम ये मिशन पूरा कर लेते हो तो वो उसके साथ में सोएगी। ये बात सुनते ही हमारा जो न्योर था वो खुश हो जाता है। जंगल के अंदर से वो निकल जाता है। उसे एमा की याद आ रही थी पर एमा को ला नहीं सकता था क्योंकि मिशन काफ़ी ज़्यादा कठिन है। वो अपनी सेज स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर कुछ हेर बदल कर देता है, जिससे कि उसके अंदर हेडिक नहीं आएगा जब भी वो उस स्किल का इस्तेमाल करेगा। अब हेडिक तो आएगा नहीं। वो ग्रास हॉपर की जगह का पता लगाता है, उन्हें कलेक्ट कर लेता है। एमा इतनी ही देर में वहाँ आ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करती है पर वो उससे बच जाता है। एमा कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर के अंदर साथ देना चाहती हूँ। जिसके ऊपर न्योर उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वो अब सेज स्किल का इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी हेडिक के, पर वो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त है तो वो उसे कभी नहीं रोकेगा अगर वो उसे किस करना
भी चाहती है तो, इसलिए वो एमा को आश्वासन देता है कि वो हमेशा उसका ही रहेगा। एमा ये बात सुन के खुश हो जाती है और उसे वापस से एक किस दे देती है। वो गिल्ड के अंदर आते हैं। लूना जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो उसके साथ में डिनर करने का वादा करती है और उसके वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। एमा भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी आ जाती है उसके पास में। दोनों उसके लिए लड़ाई करने लग जाते हैं। गिल्ड का हर एक पर्सन उन्हीं की तरफ देख रहा था। इसी वजह से न्यूयॉर्क को बीच में आके कहना पड़ता है कि मैं दोनों से बराबर का प्यार करूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। एमा की बारी आती है। वो न्यूयॉर्क के साथ में एक मिशन पूरा करने जाती है जहाँ पे उन्हें गॉब्लिन्स को मारना था। गॉब्लिन्स को मारने के लिए वो दोनों अपनी अच्छी सी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कि न्यूयॉर्क अपने बुलेट स्टोन का इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ जो एमा होती है वो अपने डैगर स्टाइल का इस्तेमाल करती है। पर एक रैबिट आ जाता है जिसके लंबे से सींग थे। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसे हराना नामुमकिन था। एमा जो होती है उससे फाइट करने के लिए आगे जाती है क्योंकि न्यूयॉर्क जो है उससे फाइट करने में थोड़ा कतरा रहा होता है। एमा कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मैं कमज़ोर बन के नहीं रह सकती हूँ। वो उसके करीब जाती है, उसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट भी करती है। वो उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक भी करती है पर उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता क्योंकि उसके जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। अब वो दोनों खतरे में पड़ चुके थे। अब हमारे न्यूयॉर्क के पास में एक आइडिया आता है कि उसे जल्द से जल्द हमारी एमा के साथ में कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उसके लाइफ पॉइंट बढ़ सके। वो उसके ईयर्स को सक करने की बात कहता है जिससे कि उसकी पावर को बढ़ा देगा। एमा इस बात पे मान जाती है क्योंकि वो ताकतवर बनना चाहती है, वो हमेशा कमज़ोर नहीं रहना चाहती है। इसी वजह से न्यूयॉर्क जो होता है उसके कानों को काफ़ी ज़ोरों से सक करने लग जाता है। वो जैसे जैसे ही कर रहा था उसका प्लेजर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। उसके लाइफ पॉइंट भी अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे जिससे कि वो एमा के स्किल्स को काफ़ी गुना बढ़ा सकता था। एमा भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजरेबल महसूस कर रही होती है पर उनकी आवाज़ से वो रैबिट आ जाता है। पर उतनी देर में हमारे न्यूयॉर्क जो होता है वो एक स्टोन की वॉल खड़ी कर देता है जिससे कि वो रैबिट को रोक लेता है। अब उसने भी एमा की पावर को बढ़ा दिया होता है। एमा अपने डैगर का इस्तेमाल करती है और उस रैबिट की कोर के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। गिल्ड के अंदर जब ये बात पता चलती है लूना को, लूना हैरान होती है कि उन्होंने सच में रैबिट को मार दिया है। साथ ही में हमारे न्यूयॉर्क ने उस रैबिट की बॉडी को टेलीपोर्ट भी कर दिया होता है इस जगह के ऊपर जिससे कि वो सबके साथ में इसे पका के भी खा सके। ये देखने के बाद में लूना और गिल्ड के सभी मेंबर खुश होते हैं और वो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम मैजिक एकेडमी में ज़रूर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा करोगे, तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए हम सब प्रे करते हैं। ये बात सुन के हमारा न्यूयॉर्क काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो ओलिविया को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी ब्रेन रोट लाइफ अब इस तरह की अमेजिंग बन चुकी है। जैसे ही न्यूयॉर्क और एमा स्कूल के अंदर आती हैं वो सामने नोटिस कर पाती है एक हाई रैंक नोबल को अपना सर झुका लेती है। वो ड्यूक की बेटी मारिया होती है। वो उसके पास देखने लग जाता है। एमा बताती है उसे ऐसे मत देखो वरना तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है ट्रूथ आई का। वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ है जो कि उसके 16वें बर्थडे वाले दिन उसे खत्म कर देगा। ये देख के वो हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी आंखें खुलती है अगले दिन जहाँ पे कि उसकी सिस्टर उसी के ही बेड पे सो रही होती है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके फादर उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं और ये सब होता हुआ देख लेते हैं। वो वापस से गेट को बंद करते हैं पर अब वो ज़ोर से चिल्ला देते हैं घर के अंदर कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं। वहीं अब अकेडमी की तरफ जाते हुए एमा जो होती है वो न्यूयॉर्क को झाड़ियों के पीछे लेके आती है और इसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस करती है और उसके लाइफ पॉइंट बढ़ा देती है। वो अकेडमी के अंदर आते हैं और एक मैरून बैरेट पहन लेते हैं। उस बैरेट के पहनने से ये पता चलता है कि उनकी रैंक क्या है। काफ़ी सारे हाई रैंकिंग नोबल जो होते हैं एमा की तरफ आते हैं उसके बड़े बूब्स की वजह से। वहीं दूसरी तरफ वो न्यूयॉर्क से दूर हट जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही लो नोबल का बेटा है। एक बंदा उसके पास तो आता है पर उसके उस बैरेट को देख के वहाँ से भाग जाता है। मारिया उसी समय एक लड़की के साथ आती है जो कि मिशन के दौरान उनके साथ में थी। मारिया उससे मिलकर खुश होती क्योंकि मारिया को पता था कि इसने ही उस रीपर को मारा है और वहाँ से चली जाती है। कुछ नोबल अब उनसे दोस्ती करने तो आते हैं पर उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन अब टीचर जो होती हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए आई होती है। ये टीचर मशीनरी रह चुकी थी। वो सबसे पहले तो न्यूयॉर्क को आगे आने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे वहाँ पे ब्रोक पर्सन लग रहा था। अगर उसे शील्ड भी बना लेगी या पंचिंग बैग तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीचर न्यूयॉर्क को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और वो उसके अटैक से बचेगी इसलिए वो उसे अपना सबसे शक्तिशाली अटैक करने को कहती है। ऐसा ही होता है। न्यूयॉर्क जो होता है उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड तो ले लेता है। उसका लेवल 232 होता है। उसे पता था कि इसकी जो लेवल है हाई और स्टेट भी, फिर भी उस पर अटैक करता है। वो बच जाती है अपने ब्लिड स्टेप की मदद से। अब वो भी उसे कहती है बचने के लिए पर वो बच नहीं पाता और वो उसके हाथों पिट जाता है। उसके पेट में दर्द होता है पर वो उसे हील कर देती है। पर इस बार वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें देती है जो कोई भी उसे हरा देगा तब वो एक उसे एस मसाज देगी। ये बात सुन के सारे वर्जिन लूजर्स अपना हाथ खड़ा करते हैं। अब न्यूयॉर्क को भी ये मसाज चाहिए थी इसलिए वो अपनी स्किल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए और वो टीचर को हरा देता है। टीचर को अब उसे ऐस मसाज देनी पड़ती है जो कि वो आर्मी के टाइम में लोगों को दिया करती थी। उससे न्योर को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि उसे ऐस मसाज मिल रही है पहली बार। उसके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। टीचर बाकी बच्चों को भी एक पेड़ बनाने को कहती है, पर इस बार वो एमा को इसके साथ में पेड़ बनाने नहीं देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों कपल हैं और इन दोनों को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जिधर इन्हें अपने ना चाहने वालों के साथ में भी पेड़ बनाना पड़ेगा। मारिया के पास में एक पर्वत बंदा जाता है पर वो मना कर देती है उसके साथ में पेड़ बनाने से। वो न्योर को ढूंढती है और न्योर के साथ में पेड़ बना लेती है। ये देख के सभी बच्चे हैरान होते हैं, यहाँ तक कि उसकी बहन खुद भी। न्योर की बहन को पता चलता है कि एक मारिया ने उसके साथ में टीम अप किया था। अब वहीं पे टीचर उन्हें एक दूसरे को पटकी देने के लिए कहते हैं WWE वाली, जिसके अंदर शुरुआत में तो न्योर नहीं मान रहा था, पर जो प्रिंसेस होती है ड्यूक की बेटी वो उसे बड़े प्यार से पटकी दे देती है। पर जब वो आगे जाती है तो उसके बूब से हमारे न्योर टकरा जाता है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है, उसे ले जाने लग जाती है क्योंकि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। इससे कि हमें पता चलता है कि उसके कर्ज जब भी कोई आदमी के वो पास आती है तो वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। वो उसे बचाने के लिए सेज से पूछता है। सेज कहता है कि उसे सभी लड़कियों के बूब्स को छूना होगा जिससे कि उसके पास में कुछ पॉइंट्स आएंगे और वो उन पॉइंट्स की मदद से उसके कर्ज को तोड़ सकता है, पर उसे काफ़ी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे, इसलिए उसे काफ़ी सारे बूब्स छूने होंगे। ये चीज़ नामुमकिन थी। तभी वो एमा को किस करता है क्योंकि उसने सेज स्किल का इस्तेमाल किया था और वो अपने स्ट्रेस को भगाना चाहता था। टीचर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने उसके सामने उसे किस किया था। वो उसे दौड़ाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूना के ऑफिस को दिखाया जाता है। लूना को न्योर पे क्रश होता है, इसलिए वो मेकअप करने के लिए भाग जाती है। उसके साथ ही ये बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ वो लूना से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि वो मारिया के बारे में उससे बात करना चाहता है। मारिया ड्यूक की बेटी है। ड्यूक की बेटी के ऊपर एक कर्ज है और वो उसके ऊपर से वो कर्ज हटाना चाहता है, जिसके ऊपर लूना बताती है उसकी एक साथी है जो कि चर्च के अंदर काम करती है लोगों को हील करने का, तो शायद से वो उसके उस कर्ज को भी हटा सकती है, पर मुझे सबसे पहले उससे बात करनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारा न्योर जो है उसे हील करना चाहता था क्योंकि वो उसकी क्लासमेट बन चुकी है, वो उसे ऐसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। लूना अपनी साथी के पास जाती है। चर्च के पास में जितने लोग भी ठीक होकर आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो अपने साथी से मिलती है और वो उसे हर एक चीज़ बता देती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है न्योर को। न्योर जो होता है डंजन के अंदर आया होता है। वो यहाँ पे ओलिविया से मिलने आया है। ओलिविया के पास में जाता है और वो उससे पूछता है कि कैसे मैं कर्ज को हटा सकता हूँ, क्योंकि उसकी एक साथी है मारिया, उसके ऊपर कर्ज लगा हुआ है। उस कर्ज के बारे में ओलिविया बताती है। ये जो कर्ज है वो उनके एंसेस्टर टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और उसके बीच मारिया फंस चुकी है। इस वजह से मारिया को वो कर्ज लग चुका है। अगर तुम्हें उसे आज़ाद कराना है तो तुम्हारे पास पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, पर हमारे न्योर के पास में तो पॉइंट्स भी नहीं है। वो पॉइंट्स बढ़ाने की बात करता है, जिसके ऊपर ओलिविया उसे बताती है कि उसे एक ऐसी फीमेल स्पीशीज से मिलना होगा जो कि उसके पॉइंट को 10 गुना तक बढ़ा सकती है और उन्हें क्रेडिट कहा जाता है। उनकी मदद से वो खुद के पॉइंट्स इतने ज़्यादा बढ़ा सकता है कि वो कोई भी स्किल क्रिएट कर सकता है। पर वो उससे पहले अपने लक को ग्रेड करने के लिए कहती है जिससे कि उसका लक 10x चल सके। वो ऐसा ही करता है, काफ़ी सारे पॉइंट का इस्तेमाल करता है। ओलिविया के कहे अनुसार वो एक ऐसी स्किल बनाता है जिससे कि उसका लक जो है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है। चलते चलते वो एमा के बूब्स के ऊपर टकरा जाता है, उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। वो उसके कपड़े देख लेता है, इस प्रकार और पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तेज हवा के चलते वो लड़कियों को भी देख लेता है, उसके और पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, पर इस तरह की चीज़ें हो रही थी, इसी वजह से न्योर को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगने लग जाता है। तो वो अपने स्किल के लेवल को थोड़ा कम कर देता है जिससे कि लक की चीज़ें 10 गुना ना होकर 5 गुना ही हों। अब वो बाकी के लोगों से मिलता है, जैसे कि एमा के साथ में वहाँ पे लूना आई होती है। लूना की फ्रेंड आई हुई होती है जो कि कर्ज को हटा सकती है। वो उनसे बात करता है और उन्हें बताता है कि मारिया के ऊपर कर्ज है, वो कर्ज जो है वो जल्द से जल्द उसे मार देगा, हमें उस कर्ज को हटाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो हीलर जो होती है वो बता रही होती है मैं उसे हील तो कर दूंगी, पर उसे जब मैं हील करूंगी तब मैं खुद भी मर सकती हूँ, मुझे इस बात का डर है। ये बात सुन के न्योर खुद भी हैरान था और एमा और लूना भी। उसी दौरान वो बताने लग जाती है कि मैंने काफ़ी लोगों को हील तो किया है पर मेरा खुद का लाइफ स्पैन कम होने लग जाता है, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं इतने जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, अगर मैंने उसे हील किया तो कहीं मैं खुद ना मर जाऊँ। ये बात उन्हें बताती क्योंकि वो जितना ज़्यादा ताकतवर कर्ज तोड़ेगी उसकी हालत उतनी ही ज़्यादा ख़राब होगी। पर दूसरी तरफ वो लोग उसे आश्वासन देते हैं कि वो उसे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे।
और उसके लिए कोई ना कोई ऐसा चारा निकाल लेंगे जिससे कि वो बच सकती है। ये बात सुन के वो हीलर जो होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उन्हें पूरा आश्वासन देती है कि वो ड्यूक की बेटी यानी कि मारिया को ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे न्योर जो होता है उससे बात करने के लिए अकेले में जाता है और उससे बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। ये बात सुन के उसे बताती है कि हाँ, मेरी मदर के साथ में भी ऐसा था, पर वो किसी को हील करने से रुकती नहीं थी और एंड में फिर वो खुद ही मर गई। मैं अपनी मदर जैसा बनना चाहती हूँ और जिनको बचा सकती हूँ उन्हें बचा के रहूँगी। उसकी ये बात सुन के न्योर जो होता है वो देख पा रहा होता है पीछे एक दीवार ढह गई है। वो एक बच्चे को नोटिस करते हैं। हीलर जो होती है उसे अपनी हीलिंग गन की मदद से एक ही बार में हील कर देती है, पर उसका सारा माना चला जाता है। इस वजह से वो उसी जगह पे बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखने के बाद में न्योर से संभालने की कोशिश तो करता है, पर इतनी ही देर में उसे होश आ जाता है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, देखता है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। वो वैसे ही करते हैं और उसे जल्द ही ठीक कर देते हैं। लूना को गुस्सा आने लग जाता है कि जब भी वो अपनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती है इस तरह बेहोश हो जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे हील करने के लिए भी यहाँ पे लेके आई है जब उसकी खुद की ही हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। न्योर और एमा भी उसे संभालने की कोशिश करने लग जाती हैं, पर उन्हें मना कर देती है। अब दूसरी तरफ लूना उसे पुश करती है दीवार की तरफ और चाटा मारने की जगह वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तुम्हें हमेशा मुझसे हर बात शेयर करनी चाहिए, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोनों को खुश देख के हमारा न्योर उन्हें अपनी पावर के बारे में बताता है जो कि लाइफ पॉइंट होती हैं, जिससे कि वो किसी की भी स्किल को क्रिएट कर सकता है और उसमें हेर बदल कर सकता है। वो ऐसा ही करेगा अपनी हीलर फ्रेंड के साथ में। वो उसकी उस स्किल के अंदर जिससे कि वो कर्स को तोड़ सकती है, उसके अंदर वो उसकी लाइफ स्पैन को कम होने की जगह उसके फाइनेंशियल रुपीस जो है उसे कम कर देगा, जिससे कि वो जिंदा रह सकती है। पर उसके लिए उसे कुछ कॉइन की जरूरत पड़ेगी और कुछ ऐसी चीजें जो कि ऐसे करना नामुमकिन होगा। जिसपे लूना बताती है पैसे कमाने की ट्रिक तो मेरे पास है। ये ट्रिक ये थी कि काफी सारे ऐसे अमीर लोग होते हैं जो कि 10 on 10 बैडी को रेज नहीं कर पाते और वो फिर अपने पैसों के बलबूते 10 on 10 बैडीज को अपनी रिंग में बुलाते हैं और उन्हें उनके बॉयफ्रेंड को रेस करने को कहते हैं। इस प्रकार वो उसी के ही अंदर अपना प्लेजर ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार वो लोगों को कुछ ग्रेड भी देते हैं जो कि 3000 में से होते हैं और जो उनमें टॉप करता है उसे वो रिवॉर्ड देते हैं। दूसरी तरफ मारिया की तबीयत खराब हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही खराब हो चुकी हुई होती है। उस रिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है कि करके सबकी बारी आने लग जाती है और लोग जो भी रिंग के अंदर आ रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं जो कि सुंदर नहीं होते। लूना ये सारी बातें बाकी लोगों को बताते हैं। काफ़ी लोगों का मजाक वो लोग उड़ा चुके होते हैं जिससे कि उनका मोरल डाउन हो जाता है और उनका कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाता है। इस वजह से वहाँ पे एमा जो खड़ी थी वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि इन लोगों को भी यहाँ से भगा दिया गया है। अगर उनकी बारी आएगी तब उनकी क्या हालत होने वाली है। वो यहाँ से जाना चाहती थी पर दूसरी तरफ न्योर से रोकने की कोशिश करता है। अब एक दूसरी टीम की बारी आती है, उन्हें भी ऐसे ही चिढ़ा के भगा दिया जाता है बेइज्जती करके। लूना तो वहाँ पे रुक के न्योर की मदद करना चाहती है इसलिए वो रुकेगी। इस वजह से एमा को भी रुकना पड़ता है क्योंकि उसका कंपटीशन लूना और बाकी की लड़कियां ही तो है, वो उन्हें आगे कैसे जाने दे सकती है। अब एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बहुत तो सुंदर था पर अपने चार्म और स्किल की मदद से वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। उनके पॉइंट 2050 बनते हैं 3000 के अंदर से, यानी कि अभी तक की वो टॉप टीम होने वाली है अगर वहाँ पे न्योर की टीम अच्छा स्कोर नहीं करती है। अब न्योर की टीम को बुलाया जाता है। न्योर की टीम के अंदर से न्योर कहता है, एमा सबसे पहले तुम जाओगी, तुम्हारे बिग प्लॉट्स को देख के मुझे पक्का यकीन है कि वो खुश हो जाएंगे। और वह जैसे ही एमा अंदर जाती है रिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है इधर से उधर उछलते हुए उसके प्लॉट्स हिल रहे होते हैं। लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो एमा की तारीफ करने लग जाते हैं उसकी बेइज्जती की जगह। इस वजह से उनके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। एक एक करके सभी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, उसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस प्रकार जो रिंग के अंदर लीडर होता है वो ये देख के हैरान था कि इनके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। अब लोगों को गुस्सा आने लग जाता है इनके ऊपर कि इतनी सुंदर लड़कियां न्योर के पास में कैसे हो सकती हैं। अब उन्हें एक रोल प्ले करने का मौका देते हैं जिसके अंदर एक गरीब आदमी जो कि ठंड के अंदर अकड़ रहा होगा उसके पास में 3 लड़कियां जाएंगी और उसे गर्माहट देंगी। इस तरह का रोल प्ले काफी ज्यादा वियर्ड तो है पर इन्हें पैसे अर्न करने हैं इसलिए इन्हें ऐसा करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार वो मारिया को भी बचा सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे तीनों लड़कियां उसके पास में आती है और अपने प्लॉट से उसे छूने लग जाती हैं। लोग ये देख के काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं, वो भी आगे जाना
जाना चाहते थे। वो पैसे की पोटली उन्हें पकड़ा देते हैं और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका गुस्सा उनके सर के ऊपर से निकल चुका है। वो लोग खुश तो थे, उनके पास पैसे आ गए। अब वो मारिया के पास जाते हैं जहाँ पे कि उसकी फ्रेंड उसके घर के बाहर बैठ के रो रही होती है। वो उसे हील करने आए थे। ये बात जब उसे पता चलती है उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है। मारिया के अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि उसके पूर्वजों में से ही किसी ने इनकी पूरी ब्लड लाइन के ऊपर ये कर्ज लगाया था और ये कर्ज जो है मारिया को मिल चुका है और मारिया की डेथ होने वाली है। मारिया हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत करने वाली रहती थी, पर कर्ज की वजह से वो ऐसी नहीं रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे मारिया के फादर मदर से न्योर मिलता है और न्योर के साथ में हीलर भी होती है। वो ये बात बता देते हैं कि हम इसे हील करने के लिए तैयार हैं, आप लोग चिंता ना करें। उसके फादर मदर ये बात सुन के हैरान होते हैं क्योंकि शुरुआत में तो इसने मना किया था। इस बार न्योर आगे जाता है और उसे कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। ये बात सुनकर प्रिंसेस मारिया काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसके पेरेंट्स भी। उसकी फ्रेंड वहाँ पे आके कहती है कि इसने शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखी थी जब से उसने मैजिक एकेडमी का वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है न्योर कहता है कि मैं इतना खास भी नहीं हूँ, पर अब हमें अपने असली काम के ऊपर बढ़ना चाहिए। मारिया ने मुझे शुरुआत से ही अच्छे से ट्रीट किया है, इसलिए मैं भी इसे ट्रीट करना चाहता हूँ। मारिया ये बात सुन के खुश हो जाती है और न्योर को वो अपना बेस्ट फ्रेंड बताती है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ हीलर उनकी खट्टी मीठी बातों को बंद करने को कहता है और खुद उन्हें हील करने की शुरुआत करती है। वो मारिया के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, कर्ज को बाहर लाती है। कर्ज जैसे ही बाहर आता है वो अपनी मैजिक स्किल से उसे जमा देती है और उसे पूरे तरीके से तोड़ देती है, जिससे कि मारिया हील हो चुकी थी। उसके फादर रीचेक करने को कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा न्योर जो होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उन्हें बताता है कि इसके ऊपर से कर्ज हट चुका है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स खुश होते हैं और उन्हें रिवॉर्ड करने के लिए काफी सारे पैसे देने का वादा करते हैं। तो दूसरी तरफ हीलर कहती है तुम चिंता मत करो, अब तुम हील हो चुकी हो। अब न्योर के साथ में मारिया काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हुए उसे किस भी देती है। ये देख के लड़कियां समझ जाती हैं कि उनका कंपटीशन वापस से बढ़ चुका है। अब तो हीलर खुद भी न्योर को चाहने लगी थी। दूसरी तरफ एमा को तो गुस्सा आ रहा था, सभी लड़कियां उसके न्योर को छीनना चाहती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे न्योर जो होता है वो ओलिविया से मिलता है, उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी ही मदद से वो मारिया को बचा पाया था। पर दूसरी तरफ मारिया जो होती है उसे कहती है तुम्हें मुझे किस करना चाहिए, तुम इतने समय से काफी लड़कियों को कर रहे हो, क्यों ना तुम अपने मास्टर को भी करो। शुरुआत में तो हमारा न्योर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, पर मास्टर के बार बार कहने पे वो उसे किस करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। इस तरह के किस देख के ओलिविया को उसके ऊपर गुस्सा तो आता है, पर ड्यूक जो होता है अगले दिन उन्हें काफी सारे कॉइन दे देता है। उस कॉइन से हीलर जो होगी वो अपने क्लिनिक को अच्छा बनाएगी। तो दूसरी तरफ बाकी के लोग अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। एमा उससे पूछती है न्योर से वो क्या करेगा। वो बताता है मैं अपनी शॉप खोलूंगा जहाँ पे कि मैं मॉन्स्टर के पार्ट्स को बेचने वाला हूँ, जिसके ऊपर खुद हमारी एमा भी खुश होती है और उसका साथ देने के लिए मान जाती है। वो अपने पैसे भी उसे दे देती है। लूना भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी मैथ काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे एमा को एक और कंपटीशन लूना से वापस मिल चुका है, पर हीलर जो थी वो पूरे पैसे का इस्तेमाल अपनी क्लिनिक के लिए ही करेगी। अब न्योर जो होता है वो कहता है तुम यहीं पे रहो, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ। वो अपने फादर को दिखाता है। उसके फादर कहते हैं बेटा क्यों ना तुम ये सारे पैसे मुझे दे दो, तुम तो अभी भी माइनर हो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर वो इनकार कर देता है क्योंकि उसका फादर ठर्रेबाज है, वो ये पैसे कहीं ना कहीं उड़ा देगा, इसलिए वो इन पैसों का खुद इस्तेमाल करेगा और अपने काम पे लगाएगा जिससे कि वो अमीर बन सके। उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने बेटे को खुद की ही कंपनी में जॉब देने के लिए कहते हैं। न्योर मान जाता है, पर दूसरी तरफ न्योर के फादर कहते हैं कि मुझे तुम पैसे तो संभालने दो, जिसमें वो वापस से मना कर देता है। सिल्विया से वो मिलता है। सिल्विया से काफी दिन बाद वो मिलने आया था। सिल्विया सोने की एक्टिंग करती है, ना जागने की एक्टिंग करती है। वो उसके बदन के ऊपर अपने हाथ फेरने लग जाता है। फेरते फेरते उसे पता चलता है ओलिविया भी जिंदा है। ओलिविया से वो पूछता है कि मुझे ताकतवर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए। ओलिविया उसे अपने माइंड से बता रही होती है कि उसे डेंजन के अंदर जाना चाहिए। डेंजन के अंदर जाते दौरान उसे कुछ ऐसी स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो कुछ लेवल को एक ही बार में पार कर सके और 1 घंटे में वो स्किल काम करे। और तुम्हें एक ऐसी स्किल और चाहिए जिससे कि तुम अपने अपोनेंट को ब्लाइंड कर सको, जिससे कि तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो तुम निकल सको। ऐसा ही वो करता है, दोनों स्किल को वो क्रिएट कर लेता है और अब वो डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। डंजन के अंदर वो आता तो है 4थे लेवल के ऊपर, वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाता है। धीरे धीरे वो खत्म तो कर रहा था, पीछे एक ब्लैक लायन आ जाता है। ब्लैक लायन के वो स्टेट्स चेक नहीं कर पाता, वो उसकी आंखों के अंदर धूल झोंक देता है जिससे कि वो ब्लाइंड हो सके और वहां से निकलने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल तो करता है, पर लायन उसे रोकते हुए कहता है तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। हमारे न्योर को समझ नहीं आता कि ये बोल कैसे पा रहा है। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर के साथ आया था, पर मेरे मास्टर 6ठे लेवल पे गए और उसके बाद वो कभी आए ही नहीं। मैं यहाँ पे 250 साल से इंतजार कर रहा हूँ, क्यों ना तुम मेरे मास्टर को ढूंढने में मेरी मदद। वो इसे
डंजन के अंदर जरूर होंगे। न्योर मान जाता है और उसके साथ चलने लग जाता है। ब्लैक लायन काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका था। अब छठे लेवल पे यहाँ से न्योर को खुद अकेले ही जाना पड़ेगा और वो उसके मास्टर के बारे में उसे बता देता है कि उसने किस तरह के क्लोथ्स पहने थे। न्योर उसकी बात मान लेता है और उसके मास्टर को उसके पास लाने का वादा करता है और वो वहाँ से निकल जाता है आगे की तरफ। लायन उसे जाने से पहले समझा देता है कि मैं यहाँ पे 250 सालों से था, तो तुम्हें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। वो मेरा इकलौता दोस्त और मेरा मास्टर है, तुम बिना उसे ढूंढे यहाँ पे नहीं आ सकती हो। अब वो काफ़ी देर तक तो हैरान था, पर वो वहाँ से निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। उसका मास्टर जो कि एक एल्फ है, उसे कुछ खासियत तो पता चल चुकी है, पर जैसे ही वो 6th फ्लोर के अंदर आता है, वहाँ पे उसे एक आदमी अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है। वो नाइट आई का इस्तेमाल तो करता है, वो सामने देख पा रहा होता है एक आदमी जो आ रहा है वो एक अनडेड है। अनडेड को मारना नामुमकिन है क्योंकि वो वापस से जिंदा हो जाते हैं और उसका लेवल भी हाई था, उसी प्रकार के और आ जाते हैं, इसलिए उसे अब एक दूसरे कमरे के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर जाता है, वो नोटिस कर पाता है कि यहाँ पे पहले से ही एक और कदमों की आवाज़ चलते हुए आ रही है। वो कदम और किसी के नहीं, ब्लैक लायन के मास्टर के थे। उसे देख के वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो उसे उसी दौरान एक न्यू स्किल क्रिएट करके हील कर देता है और वो जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में आता है, वो उसे सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे इस एल्फ का पेट जो है वो 250 सालों से बाहर इंतजार कर रहा है। अब एल्फ उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे उन्होंने इस डंजन को ढूंढा था। इस डंजन को ढूंढने के बाद में ब्लैक लायन जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। हम दोनों ने वादा किया था एक साथ एक दूसरे के साथ देंगे आखिरी अंत तक, इसीलिए वो इसे डंजन तक लेके आया। पर वो छठे डंजन के अंदर खुद जाना चाहता था क्योंकि लायन काफी ज्यादा ताकतवर था। वो हर बार ये नहीं चाहता था कि कोई उसे प्रोटेक्ट करे, जैसे कि न्योर को एमा करती है उसकी स्किल्स की वजह से। अब वहाँ से वो एल्फ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने पेट से मिलता है। उससे मिलके वो खुश तो था, पर वो अपनी लवर के पास भी जाना चाहता था जो कि उसका टाउन में अभी तक इंतजार कर रही है। इसलिए उसे लायन को यहाँ पे अकेला छोड़ना पड़ेगा और अपने विलेज जाना पड़ेगा क्योंकि उसके जो विलेज के लोग हैं वो बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो लायन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसे अपनी लवर से मिलना ही है। यानी कि वो लायन को डिच कर चुका था। लायन उसे जाने की इजाजत दे देता है क्योंकि उसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसकी ये बात सुन के एल्फ को काफी ज्यादा गिल्ट तो महसूस होता है, पर वो वहां से निकल जाता है। वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लायन काफी ज्यादा अंदर से ही उदास था क्योंकि वो अपने साथी को रोक नहीं पाया जिसके लिए उसने 250 सालों तक इंतजार किया था। अब वहाँ से चले जाने के बाद में एल्फ जो था वो कहता है कि मैं वापस से तुमसे मिलने आऊंगा। ये कह के वो निकल जाता है। ब्लैक लायन डंजन के अंदर कुछ भूल गया है, ये कह के वो डंजन के अंदर जाता तो है, पर न्योर को कुछ गड़बड़ी लगती है। वो अंदर जाके देखता है कि ब्लैक लायन बच्चों की तरह रो रहा है क्योंकि उसका मास्टर यहाँ से जा चुका है अकेला छोड़ के, यानी कि उसे वो डिच कर चुका है। इसी वजह से अब न्योर जो होता है उसकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता और कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिसके ऊपर ब्लैक लायन हाँ में सर हिलाता है क्योंकि वैसे भी उसका एक मास्टर तो जा चुका है, उसे मास्टर की जरूरत है, तो क्यों ना वो न्योर को ही अपना मास्टर बना ले। वो घर की तरफ निकल जाता है ब्लैक लायन पे। घर के अंदर जैसे ही वो आता है, ब्लैक लायन को देख के उसके जो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये बोलने वाला जानवर कहाँ से आ गया, उसके सर के ऊपर एक ट्यूलिप क्यों है। उसकी मदर तो उनके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ न्योर की बहन जो होती है, उस लायन के ऊपर जो सर पे एक फ्लावर उगा हुआ था, न्योर की बहन जो होती है लायन को काफी अजीब ढंग से छूती है, उसे बोनर आ जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है एमा और न्योर जो होते हैं वो गिल्ड के अंदर जाते हैं। गिल्ड के अंदर जाते ही वो देखते हैं लूना किसी लड़की से फाइट कर रही होती है। अब यहाँ से आने से 1 घंटे पहले की कहानी हमें दिखाई जाती है कि कैसे एमा से मिलने के लिए हमारा न्योर गया तो था। एमा उससे मिलती भी है और उसे वो सारी चीज़ें बता देती है कि आज का दिन उसका कैसा गया। उसकी नज़र बिग प्लॉट्स पे ही थी तो उसे गले से लगा लेती है, उसके लाइफ पॉइंट बढ़ा देती है। ये देख के हर कोई बंदा हैरान होता है कि उसकी इसके साथ कैसे जम गई, उसने ऐसी बैडी को कैसे सेट कर लिया। अब वो मारिया से भी मिलता है क्लास के अंदर और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि कैसे ड्यूक की बेटी मारिया जो है वो कैसे न्योर के काफी ज्यादा करीब आ रही हैं। हर कोई उससे चिढ़ा हुआ तो होता है पर वो उसके सामने बगावत नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ अब टीचर जो होती है उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे समर वेकेशन चालू होने वाली है, तुम्हें कुछ मिशन पूरे करने होंगे और जो इन मिशंस को पूरा नहीं करेगा उसे वापस से कुछ क्लासेस लेनी होगी और वो ताकतवर बने। ये इसकी कुछ रूल्स थी जिसके अंदर तो न्योर जो था वो तो इसको पास बड़े ही प्यार से कर लेगा एमा के साथ मिलके क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं, पर बाकी के बच्चों को दिक्कत होगी। वो इन्हें खरीदना तो चाहते हैं पर इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हें उससे बस फाइट करके ही ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होगी। एमा जो होती है वो बात करने लग जाती है नॉर से कि आखिरकार अब वो क्या करेगा, जिसपे कि नॉर पूछता है तुम बताओ। एमा कहती है कि मैं ड्रैगन को खुद से मारना चाहती हूँ, पर मैंने सुना है ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब वो उसकी लोकेशन जानने के लिए लूना के पास जाती
जाते हैं, पर लूना तो किसी से फाइट कर रही थी जो कि उसी की ही एक कलीग थी। कलीग और लूना के बीच में फाइट होने का रीजन यही था कि वो लूना के अंडर में जितने भी प्लेयर्स थे उन सभी को वो लड़की अपने अंडर ले रही थी अपने चार्म से और उन्हें सेड्यूस करके। वो यहाँ पे ये तक बात कहने लग जाती है कि तुम्हारा शॉर्ट किंग, जिसे कि नॉर कहते हैं, उसे भी वो अपने अंडर ले लेगी। लूना को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि गिल्ड के अंदर एक रैंकिंग बनती है, कितने प्लेयर किसके अंडर होंगे और कितने मिशन पूरे करेंगे। इस वजह से वो लो आ गई थी उस लड़की के मुकाबले। उसे काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा था, पर लूना अभी भी चाहती थी कि वो उससे आगे निकले। उसके पास प्रूफ नहीं थे कि उन लोगों को कैसे फंसा रही है, पर वो उससे एक चैलेंज देती है कि जो इस मंथ के एंड में सबसे ऊपर रहेगा वो सामने वाले की बातें मानेगा। लड़की मान जाती है, पर उसकी एक और शर्त थी कि अगर वो जीत गई तो वो उसके अंडर का एक प्लेयर ले लेगी जो कि नॉर था। ये बात सुनकर वो रोने लग जाती है क्योंकि नॉर एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जिससे कि लूना प्यार कर बैठी है। अगर वो इसे भी छीन लेगी तब उसकी दुनिया तो ऐसे ही बिखर जाएगी। पर वो लड़की तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है अगर तुम्हें करना है तो कंपटीशन कर सकती हो। तो दूसरी तरफ वो लड़की नॉर के काफ़ी करीब जाती है। नॉर उसकी स्किल देखता है जो कि बैट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगी, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो यही सोच रहा था कि लड़की कितनी कमाल की है। कमरे के अंदर वो लड़की ने काफ़ी सारे प्लेयर्स को अपना गुलाम बनाए हुए रखा था, जैसे कि आजकल लड़कियां करती हैं। नॉर जो होता है वो कहता है लूना तुम चिंता मत करो, तुम ज़रूर जीत के रहोगी, तुम हमेशा से ही काम ईमानदारी से करती आई हो, इसलिए तुम ही जीतोगी। उसकी ये सारी बातें लूना को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर नॉर ये सोच रहा होता है कि हम उनसे कैसे जिता सकते हैं। अब दूसरी तरफ हीलर को दिखाया जाता है। हीलर उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो ड्रैगन को ख़त्म करने जा रहे हैं। वो पहले किसी टीम में थी तो, पर उसकी स्किल्स की वजह से उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसे एकदम से चक्कर आ जाते हैं। उन्हें रास्ता पता चलता है, वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं। जो भी वो अकेडमी के अंदर उन्हें टास्क मिला था बस रह गया था, तो वो सिर्फ एक ड्रैगन ही था। अब वो लूना से वापस से मिलते हैं क्योंकि उन्हें लूना ही बता सकती है कि वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे कि उन्हें ड्रैगन मिल सकता है। नॉर जो होता है ये सारी बातें उन्हीं को बताता है और वो बाद में लूना से भी मिलता है। लूना जो होती है उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, उन्हें कुछ ट्रैप भी बिछाना बताती है और दूसरी तरफ वो सभी लड़कियों से कुछ लाइफ पॉइंट इकट्ठे करता है जिससे कि वो स्किल्स क्रिएट कर सके उस ड्रैगन को मारने के लिए। ब्लैक टाइगर की मदद से वो नॉर्थ के माउंटेन्स पे आ जाते हैं जहाँ पे कि ड्रैगन की रास्ता था। वहीं पे लायन रुक जाता है और आगे खुद सेज स्किल का इस्तेमाल करते हुए नॉर जो था ड्रैगन की खास एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है। उसके सर में दर्द तो होता है, इस वजह से एमा को से किस करना पड़ता है। हीलर ये देख के उनकी इन चीज़ों को रिडीम नहीं करती है। दूसरी तरफ उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है, वो ट्रैप को बिछा चुके होते हैं। ड्रैगन के पास न्योर जाता है, उसके स्टेट चेक करता है पर देख नहीं पाता, इसलिए वो सोचता है कि अब मुझे इसे मेरे पीछे दौड़ाना पड़ेगा। वहीं मैं इसकी स्किल्स को भी नहीं काट सकता क्योंकि पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। एक वो पत्थर मारता है, ड्रैगन उसे देख लेता है, वो उसका पीछा करता है और दूर से उसके ऊपर अटैक भी करने लग जाता है। नॉर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है उसके अटैक से बचने में क्योंकि वो आसमान से स्टोन फेंक रहा होता है, पर उस ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है। वो सीधा सीधा दौड़ते हुए उसी गड्ढे में गिर जाता है। उसके ऊपर दोनों लड़के स्पीयर से अटैक करती हैं पर उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से आगे खुद हमारे नॉर आता है पर वो भी उसके सामने हार जाता है। लगने लग जाता है वो हारने वाले हैं, पर एट द एंड वो जीत जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने ड्रैगन को हरा दिया होता है और ये सारी चीज़ें लेके वो गिल्ड में पहुंचते हैं। इस प्रकार से अब लूना का जो स्कोर है वो उस लड़की से ज़्यादा हो जाना चाहिए था। वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि गिल्ड के अंदर पहले ड्रैगन नहीं आया था, पर ये सब सिर्फ झूठ था। वो जो उसकी कलीग थी उसका स्कोर उससे भी ज़्यादा होता है लूना के मुकाबले। ये देख के लूना कहती इसने चीटिंग की होगी, पर वो कहती है तुम्हारे पास सबूत क्या है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। अब वो ये कहते हुए अपने उन प्लेयर्स को बुलाती है जो कि अपने मरते दम तक उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उसके चाम में वो इतने ज़्यादा फंस चुके थे। लूना जानती है कि इसके कलीग ने चीटिंग की है, पर वो उसकी चीटिंग को सामने ला भी तो नहीं सकती है। वो उसे वापस से बोलती है। वो लड़की अब गुस्से में आ जाती है। लूना अब हमारे शॉर्ट किंग को एक कमरे में लेके जाती है, किसी टिकट देती है जिससे कि वो उसे कभी भी कहीं पे भी छू सकता है उसकी बिना मर्जी के। वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है, उसे पता था कि ये रोने वाली है। वो कहता है तुम रो सकती हो, जिसपे लूना काफ़ी ज़ोर से रोती है। अगले दिन अब हमारा न्योर जो होता है वो ओलिविया के पास जाता है। ओलिविया से वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओलिविया उसे बताती है कि उसे अभी भी डंजन क्लियर करता रहना चाहिए। जैसे जैसे वो डंजन्स को क्लियर करेगा वो ताकतवर बनता जाएगा। उसे काफ़ी सारी स्किल्स को मिक्स कर लेना चाहिए जिससे कि एक यूनिक स्किल बनेगी। उसकी ये बात सुन के वो खुद भी हैरान था कि उसने पहले कभी नहीं सोचा। उसने दो स्किल्स को मिला के एक स्किल करने के बारे में। वो ऐसा ही करता है, कुछ पॉइंट का इस्तेमाल होता है और वो उन स्किल्स को क्रिएट करने में कामयाब भी हो जाता है। कुछ स्किल्स तो ऐसी भी थी जिन्हें की प्योर स्किल भी
कहा जा सकता है, जो कि ज़ॉम्बीज को मारने के काम आ सकती है। लाइटनिंग और स्टोन का इस्तेमाल करके वो काफी सारे अनडेड्स को खत्म कर देता है। जैसे ही वो अनडेड खत्म होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी ये स्किल काम कर गई। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है। वो 8वें लेवल पे पहुंचता है डेंजन के, जो कि एक अलग ही दुनिया के रूप में उसे दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े घने जंगल थे, उसी बीच वो कुछ जानवरों को नोटिस करता है और उनको देखने लग जाता है। वो जानवर एक झुंड के अंदर किसी और का शिकार कर रहे थे। उनका लेवल भी बहुत ही ज्यादा था, उनसे तो वो फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वो दूसरी तरफ निकलता है। एक लड़की उसके पास आती है जो कि ट्री की स्पिरिट होती है, जिसे कि ड्रेड भी कहते हैं। वो उसके पास आके उसे देखने लग जाती है। वो लोली के रूप में थी और उसे देख के उसे याद आने लग जाता है एमा के साथ बिताए हुए उसके पल। एमा भी कुछ इसी प्रकार की दिखती थी। अब वो उससे बातचीत करने लग जाता है, जहाँ पे कि वो ड्रेड की स्पिरिट जो होती है उसका लेवल 55 होता है। ये कुछ प्रकार की ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि काफी लंबे समय तक रहती हैं और वो अपने आप को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, जैसे कि इस ट्री ने किया था। वो उससे मिलती है और बेहोश हो जाती है। उसे अपनी सारी कहानी बताती है कि वो इस जंगल के अंदर रहती है, उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई है। उसे हर एक चीज का एहसास हो जाता है कि कौन कहाँ पे आ रहा है। वो यहाँ पे आ रहा था इसलिए उससे मिलने आ गई। यहाँ पे नॉर को पहले से पता था कि जो स्पिरिट है काफी लंबे समय से है, इस वजह से ही ये खुद को इस फॉर्म में ला पाई है। वो उससे पूछता है तो तुम इसी ही रूप में क्यों आई, जिसपे वो बताती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें ऐसी ही लड़कियां पसंद है, इसलिए मुझे ऐसे रूप में आना पड़ा। ये बात सुनकर खुद नॉर भी हैरान हो जाता है। पर दूसरी तरफ वो स्पिरिट बताती है कि इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि मेरी एनर्जी को धीरे धीरे खा रही है और मैं उनसे फाइट बैक नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों ना तुम मेरी मदद करो और मुझे इस जंगल के अंदर बचा लो उस शैतान से जो कि मेरी एनर्जी खा रहा है। ये बात सुन के नॉर थोड़ी पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो 8 लेवल के किसी खतरनाक मॉन्स्टर को हरा सके। पर तब भी स्पिरिट बार बार उसे कहने लग जाती, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी वरना ये पूरा जंगल एक तरीके से तबाह हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद में नॉर थोड़ी देर तक सोचता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो धीरे धीरे करके ट्री के पास जाता है, जहाँ पे कि एक मधुमक्खी जो होती है ट्री के अंदर से सारा का सारा रस चूस रही होती है। इस वजह से ट्री की स्पिरिट को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि उसकी बॉडी को धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर खत्म कर रहा है। उसका लेवल काफी ज्यादा होता है और नॉर उससे फाइट नहीं कर सकता। वो ये बात उस स्पिरिट को बताता है। स्पिरिट दुखी हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे अगले स्टेप का रास्ता दिखा देती है, यानी कि अगले लेवल का। पर दूसरी तरफ नॉर चाहता था कि वो इसकी मदद करे। वो किसी को इस तरह नहीं छोड़ सकता था जो कि मुसीबत में पड़ा हो। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है जब वो देखता है कि उसका एक एक करके टूट रहा होता है हिस्सा। इसी वजह से वो तैयार था। पर दूसरी तरफ उसे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, इसलिए वो अपनी मास्टर के पास जाता है, जो कि और कोई नहीं ओलिविया होती है। ओलिविया जो होती है उसे बताती है कि तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो जो मॉन्स्टर है काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगे। तुम्हें समझना चाहिए तुम उस मॉन्स्टर के जितने ताकतवर नहीं हो। तुमने फाइट की तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें अभी से ही खुद को समझ जाना चाहिए कि तुम कितने पावरफुल हो। पर नॉर उसकी मदद करना चाहता था, वो प्लान बनाएगा। ओलिविया जो होती है उसका साथ देने के लिए मान जाती है और उसे कुछ प्लान बता देती है कि उसे कैसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसे एक स्किल टारगेट बनाना चाहिए। वो ऐसा ही करता है। वो एक ऐसी स्किल बनाता है जो कि अपना टारगेट जो होती है वो कंफर्म कर लेती है, जिससे कि अटैक सीधा ही हो। और वो भेड़ियों के पास जाता है, उनका ध्यान भटकाते हुए वो उन्हें यहाँ पर लेके आ गई। ये सारी बात वो ट्री की स्पिरिट को बताता है। ट्री की स्पिरिट उसे किस करके भग जाती है। सारे वुल्फ उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उन्हें लेके मधुमक्खी के पास आ जाता है, क्योंकि वो उनसे फाइट करेगी तो लेवल इनका ज़्यादा भी है और ये गिनती में भी ज़्यादा है, तो वो आराम से जीत सकते हैं। इस प्रकार उसका प्लान तो था। वो वहाँ से निकलता है और उनका टारगेट जो है वो मधुमक्खी को बना देता है, जिससे कि अब वो उसी की ही तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब हमें मधुमक्खी को दिखाया जाता है जो कि छत्ते के पास में थी और सारा रस चूस रही थी। ट्री की स्पिरिट भी अब नीचे धीरे धीरे करके मरती जा रही थी। वो मधुमक्खी से फाइट करता है थोड़ी देर तक, पर मधुमक्खी उसके हर अटैक को डॉज कर लेती है। पर एकदम से ही जब काफ़ी सारे भेड़िए वहाँ पे आ जाते हैं, तब उस मधुमक्खी का उन लोगों से बचना नामुमकिन सा हो जाता है। सारे भेड़ियों से वो तब भी फाइट करती है और उन सभी को हरा देती है। अभी उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। इस चीज़ का फ़ायदा नॉर को मिल जाता है। नॉर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें करंट डाल देता है। इस प्रकार उसने उसे मार दिया था। ट्री की स्पिरिट ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे आगे जाने का एक और रास्ता दिखा देती है।
वो उसे कुछ ट्रेजर्स भी लाके देती है जिसके अंदर विंड की स्पिरिट को तेज कर देने वाली एक पर्ल थी। तो दूसरी तरफ एक उसके पास ट्रेजर था जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है जो कि AAA रैंक का था। ये देख के तो नॉर की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। तो दूसरी तरफ ट्री स्पिरिट जो थी वो उसे आगे वाला लेवल दिखाती है जिससे कि वो आगे वाले लेवल पे पहुंच सकता है। वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था। दूसरी तरफ वो सभी लोगों से मिलता है, उन सभी को गिफ्ट भी देता है। अब हमें लूना को दिखाया जाता है। लूना जीत चुकी होती है क्योंकि डंजन का एक ताकतवर आर्टिफैक्ट उसे मिल चुका होता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि हमारे नॉर ने लाया होता है। अब हर एक टीम का मेंबर अपने कॉइन आगे रखता है जो कि उसने इस मंथ कमाया होता है। अब लूना के जितने भी कलीग वाले लोग थे उन सभी के प्लेयर्स ने कम पैसे कमाए होते हैं, पर दूसरी तरफ नॉर ने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए होते हैं। इस वजह से नॉर जीत चुका होता है। सारे गिल्ड के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि लूना जीत चुकी है। लूना की खुशी का खुद भी ठिकाना नहीं होता है, पर वो लड़की बीच में आके उससे बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो जीत चुकी हो ना, तुम इतनी दुखी क्यों हो। जिस पे लूना जो है उसके ऊपर वापस से इल्ज़ाम लगाती है कि तुम लोगों को सेड्यूस करती है। वो लड़की रोने लग जाती है। नॉर उसे जाके संभालता है, इसीलिए वो अपना पर्चा दे के जाती है नंबर के साथ में। लूना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, बाहर एमा को दिखाया जाता है। एमा उसी विंड स्पिरिट की पर्ल को खाती है जिससे कि उसकी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके पास 2 न्यू स्किल्स भी आती है जिसमें पहली स्किल की अंदर उसकी स्पीड जो है वो पहले से काफ़ी गुना बढ़ गई थी। दूसरी स्किल में उसके जो अटैकिंग पावर थी वो बढ़ चुके थे। एमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी नॉर के इस तरह के गिफ्ट को लेके, पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। नॉर पूछता है क्या हुआ, जिसमें बताती है तुम्हें मेरे साथ आज एक पार्टी अटेंड करनी होगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नॉर जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो नोबल रैंक के अंदर सबसे लो लेवल पे आता है, पर एमा के बार बार कहने पे वो मान जाता है क्योंकि उसे पता था अगर वो इस बार यहाँ पे एमा के साथ नहीं जाएगा तो एमा के साथ में पार्टी के अंदर कोई और नाचेगा, और वो ऐसा चाहता नहीं है कि उसकी लड़की के ऊपर कोई और हाथ मारे, इसलिए एमा के साथ वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। एमा को भी ये बात पता थी इसलिए उसने डायरेक्ट बोली थी। वो अपने फादर को बताता है नॉर कि मुझे अब एक ड्रेस की ज़रूरत है क्योंकि आज मैं एक पार्टी में जाने वाला हूँ। वो अपने फादर से ड्रेस मांगता है। उसके फादर कहते हैं पार्टी में तुम जा रही हो, मुझे यकीन नहीं होता है, पर अगर मेरा बेटा जाना चाहता है तो मेरे पास उसके लिए कुछ कपड़े हैं जो कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, पर उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा लो है इसलिए वो कभी इतनी पार्टी में गए नहीं। इसी वजह से उनके कपड़े थोड़े पुराने हो चुके हैं। नॉर तब भी उससे काम चला लेगा। वो अपने फादर को बताता है क्योंकि अगर वो एमा के साथ में नहीं गया तो एमा के साथ कोई और नाचेगा और उसकी शादी फिक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं जिसके साथ वो नाचेगी। उसके फादर एक कोट ला के देते हैं जिसके ऊपर कुत्ते की टट्टी गिरी हुई थी। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है इससे अच्छा तो मैं पैसे में खरीद लूँगा, इतनी बेकार चीज़ मेरे परिवार के अंदर कैसे हो सकती है। उसकी बहन भी उसे यही आइडिया देती है। वो नए कपड़े खरीद के जाता तो है पार्टी के अंदर। वो एमा के फादर से मिलता है। एमा के फादर उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो एमा का साथ देता है हर एक कठिनाई के अंदर। एमा जो होती है वहाँ से चली जाती है। उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ पे अब क्या करना चाहते हो, जिसपे वो कहता है क्या, मुझे कुछ पता नहीं है ये पार्टी किस चीज़ के लिए है। एमा तभी वहाँ पे आ जाती है। एमा इस बार हमारे नॉर के साथ में डांस करने के लिए आई थी, पर शायद से उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उससे पहले वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि एमा की ही फैमिली का होता है। वो बताता है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पर्ल है जिसकी पावर काफ़ी गुना बढ़ जाती है, कोई भी यूज़र अगर उसका इस्तेमाल करेगा तो। मैंने उस पर्ल को छिपा के रख दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे चोरी का एक खत आया था। ये चोर जो है रात में आएगा और इस पर्ल को चुरा लेगा, इसलिए मुझे छिपाना पड़ा और आप सभी लोगों को इनवाइट करना पड़ा। पर चिंता ना करो, यहाँ पे मैंने कुछ खतरनाक गिल्ड के मेंबर्स को भी बुलाया है। उनकी स्किल और चेक करता है जिसमें जो छोटी लड़की उसकी ये 16 है पर उसका लेवल 148 है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पे ताकतवर मेंबर्स तो हैं, पर एमा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। नॉर उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर वो बताने से इनकार कर देती है। वो उसके साथ डांस करना चाहती थी क्योंकि सभी लोग एक एक करके डांस करने लग चुके थे। पर तभी बीच में एक लड़का आता है लाल बालों वाला। वो एमा से डांस करने के लिए पूछता है पर एमा साफ साफ इनकार कर देती है। ये देखने के बाद वो तब भी उससे पूछने लग जाता है। इस बार नॉर जो है बीच में आके कहता है जब वो डांस करना ही नहीं चाहती है तो तुम उसे बार बार फोर्स क्यों कर रहे हो। वो लड़का उसे चैलेंज करता है जो उसके साथ सबसे अच्छा डांस करेगा वो उसके साथ शादी हो जाएगी। नॉर ना चाहते हुए भी उस कंपटीशन के लिए मान जाता है, यानी कि वो चैलेंज अब करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एमा को वो लड़का लेके डांस करता है। सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उनका डांस अच्छा था। पर जब बारी आती है हमारे नॉर की तो नॉर अपने काफ़ी सारे लाइफ पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और माइकल जैक्सन के डांस स्टेप को कॉपी कर
लेता है। अब जब उसकी बारी एमा के साथ डांस करने की आती है तब वो रिदम से रिदम मिला के अपने पाँव को उठा रहे होते हैं। उनका डांस वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सभी लोग उनके डांस से खुश तो थे, पर एकदम से ही लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही बत्ती बुझती है, झूमर के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक चोरनी को। चोरनी कहती है कि मैं यहाँ से आज वो हीरा चुरा के ले जाऊंगी, साथ में एमा को भी। एमा ये बात सुन के हैरान होती है और साथ में नॉर भी, कि एमा इसलिए मुझे यहाँ पे लाना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ लोग किडनैप करने वाले आने वाले थे यहाँ पे। अब वो छोटी सी लड़की जिसका लेवल 48 था 100, वो फाइट करने के लिए जाती तो है, पर उसी समय वो चोरनी एमा को सुला देती है और नॉर को दूर फेंक देती है। उतनी ही देर में वो बंदा जिसने कि उस पर्ल को छिपाया था उसे देखने जाता है। वो अभी भी उसी जगह पे था, पर चोरों को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो उसे ले लेते हैं। ये देख के सभी लोग हैरान थे। अब उन चोरों का टास्क पूरा हो जाता है, वो निकल जाते हैं उस जगह से। अब जितने भी वहाँ पे वो हंटर्स आए हुए थे एडवेंचर गिल्ड के, वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे थे, पर नॉर भी उनके साथ जाना चाहता था। लड़की इनकार करती है, पर नॉर बार बार कहने लग जाता है कि मुझे जाना है क्योंकि एमा उनके साथ में है। वो लड़की तैयार हो जाती है, बस उसे बीच में नहीं आना है। चोरनी के पास में एमा होती है, पर उसके सामने पहले ही नॉर आ जाते हैं और लिली नाम की वो लड़की जिसका कि लेवल 148 है, लिली के साथ मिलकर वो उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बस वो समनिंग जादू का इस्तेमाल कर देती है चोरनी। एक वहाँ पे बड़ी सी फायर बर्ड आ जाती है, उससे फाइट करने के लिए लिली जाती है, तो दूसरी तरफ चोरनी से फाइट हमारा नॉर करता है। दोनों के अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और उन्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आ रही होती है। तो दूसरी तरफ नॉर ने अपनी काफ़ी सारी स्किल्स का इस्तेमाल माइकल जैक्सन के मूव्स पे कर लिया था, इसलिए वो चोरनी के लिए हराने के लिए कोई स्किल क्रिएट नहीं कर पाता। लिली को भी तकलीफ हो रही थी बर्ड से फाइट करने के लिए। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों हूँ, मैंने डांस स्टेप के लिए अपने लाइफ पॉइंट का इस्तेमाल क्यों किया। पर तभी वो अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस लड़की के ऊपर वाटर फेंक देता है, क्योंकि उसे पता था कि जो उसका जो रेडियस है जिसके अंदर लाइटनिंग फेंक सकता है उसके अंदर वो आएगी नहीं। इसलिए वो पानी और ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, दोनों को नीचे ला देता है और लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें करंट पहुँचा देता है। जैसे ही उनके पास करंट जाता है, वहाँ पे चोरनी बेहोश हो जाती है और बर्ड को लिली फोड़ देती है। नॉर जाके एमा को संभालता है। एमा को वो देखता है कि वो अभी तक बेहोश है और अभी तक वो होश में आई नहीं है। उसे याद आता है कि चोरनी ने उसके मुंह पे ड्रग्स लगा दिए। अब दूसरी तरफ वो लिली से मिलता है और लिली से इंट्रोडक्शन कराता है खुद का। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट गिल्ड के मेंबर हैं, पर तब भी वो एक दूसरे का साथ देते हैं और वहाँ पे उनका गिल्ड लीडर आ जाता है। गिल्ड लीडर उन्हें देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि दोनों ने दोस्ती कर ली, उन्हें चोरनी को पकड़ लिया है। पर नॉर को गिल्ड लीडर के ऊपर शक हो रहा होता है कि गिल्ड लीडर बिहेव ही ऐसी तरीके से कर रहा है। जब तक कि वो उसके स्टेट चेक करता, वो गिल्ड लीडर उसके पेट पे एक मुक्का मारता है और लिली के ऊपर ग्रेविटी फोर्स अपलोड कर देता है। अब वो वहाँ से एमा को पकड़ता है और अपने असली रूप के अंदर आता है। वो उस चोरनी का साथी चोर है और वो एक ताकतवर पर्सन है, यानी कि एक हंटर है। उसके पास में ज़्यादा ताकत है और वो एमा से शादी करना चाहता है। ये बात उन्हें बता देता है। इस बात को सुन के नॉर को गुस्सा आने लग जाता है। वो खड़ा होता है, वो चाहे कितनी भी पावर उसके ऊपर डालने लग जाए, पर तब भी हमारा नॉर खड़ा होता है। इतनी देर में एमा उठ जाती है और उसके एक मुक्का मारती है अपने विंड मैजिक से, तो दूसरी तरफ नॉर भी उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। उन्होंने उन चोरों को पकड़ लिया था। एमा के फादर खुश होते हैं कि उसने एमा को बचा लिया, इसलिए वो उनके लिए एक दुकान खरीद के देते हैं, क्योंकि उनके फादर को जो है सिटी के अंदर, क्योंकि वो एक 3rd रैंक के नोबल हैं, इसी वजह से उन्हें कोई दुकान नहीं मिल रही थी, पर अब उन्हें दुकान मिल गई है एमा के फादर की मदद से। ये देख के वो सभी लोग खुश होते हैं। स्कूल के अंदर टीचर जो होती है उन्हें बताती है तुम्हारी वेकेशन खत्म हो चुकी है, एक न्यू स्टूडेंट आई है जो कि लिली ही होती है। लिली उनकी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। हर कोई उस पर लट्टू था। पर दूसरी तरफ टीचर जो होती हैं वो लिली को नॉर के पास में बैठने के लिए कह देती है, क्योंकि लिली पहले से ही नॉर को जानती है। नॉर खुद उसे देख के हैरान हो जाता है। टीचर ने अब उसे उसके पास में बैठने को बोला था, इसी वजह से बच्चों की और भी ज़्यादा जलने लग जाती है, पर हमारे नॉर उनकी किलसा के रख देता है। टीचर कहती हैं अब हम लोग एक वेकेशन पे चल रहे हैं मेरे साथ में एक ट्रिप पे, और हम हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ेंगे। जो कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा उसे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। ऐसा भाषण देने के बाद में वो लड़कों और लड़कियों के साथ में चलने लग जाती हैं। चलते चलते वो जंगल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सभी बच्चे तो यही बात कर रहे थे अगर लड़कियां हॉट स्प्रिंग में नहाएगी तो वो लोग भी उनके साथ नहाना चाहते हैं। इस तरह की बात सुनकर तो नॉर को गुस्सा आता है, पर बाकी लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ऐसा करने वाले ही नहीं थे। पर दूसरी तरफ एमा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो अपने साथियों के साथ में नहाने वाली है। नॉर की क्लास में जितने भी लड़के हैं सारे के सारे क्रीप हैं।
वो ये चाहते हैं कि वो लड़कियों के प्लॉट्स देखें और उनके साथ नहाएं, पर नॉर तो ऐसा नहीं होने दे सकता है। उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लान था। पर दूसरी तरफ शाम के समय हमें दिखाया जाता है टीचर सभी बच्चों को डांटती हैं क्योंकि लड़के कितने ज्यादा स्लो हैं, उनकी वजह से लड़कियां खुद पीछे हट गई। स्पाइकी आता है और टीचर के कंधे पे हाथ रख के कहता है आप चिंता मत करो, जिसके ऊपर टीचर जो होती है उसे काफी ज्यादा कूट देती है और उसका मुंह जो है जमीन के अंदर डाल देती है, कहते हुए कि सबसे पहले तुम देख लेना कि तुम किसके कंधे के ऊपर हाथ रख रहे हो, वरना तुम्हारा इस बार हाथ ही तोड़ दूंगी। अब दूसरी तरफ सारे बच्चे डर जाते हैं और वो अब आगे बढ़ने लग जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं वो अपनी टीम बनाने लग जाती है क्योंकि वो अब यहीं पे रुकेंगी। सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं लड़कियों के साथ चलने के लिए। वो धीरे धीरे करके आगे जाते हैं। स्पाइकी जो होता है उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि आगे एक गड्ढा था, वो एक ट्रैप था। वहाँ पे एक स्पिरिट आती है और वो स्पिरिट आके उन्हें बताने लग जाती है कि यहाँ पे बैंडिट्स रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पे इस तरह के ट्रैप्स हैं। तुम्हें अगर यहाँ से बच के निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक अच्छे से रास्ते से लेके जाऊंगी जहाँ से तुम हॉट स्प्रिंग में जल्दी पहुँच जाओगे। वो एक स्पिरिट थी इसलिए सभी बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। न्योर जो था वो उसके स्किल को चेक करता है कि इसके पास क्या है। उसकी स्किल पपेट्री होती है। उसे पता चल चुका था कि ये ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो अपने साथी को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी बात कोई मानता ही नहीं है। सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो ये बात सुनते हैं कि वो आज रात में ही पहुंच सकते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर। वो स्पिरिट जो होती है उन्हें गुफा के अंदर लेके आती है जो कि चारों तरफ से बंद थी। धीरे धीरे करके अब वो एक ऐसी जगह में आ जाते हैं जिधर चारों तरफ थोड़े थोड़े छेद थे, वहाँ से मॉन्स्टर के आने का रास्ता बना हुआ था। ये देखने के बाद में न्योर जो होता है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। स्पिरिट उसे रुकने के लिए कहती है और सभी को कहता है चौकन्ना रहना। इतनी ही देर में गुफा के अंदर हर जगह से एक एक करके मॉन्स्टर्स बाहर आने लग जाते हैं। स्पिरिट के ऊपर से उनका भरोसा अब उठ जाता है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए उन्हें आगे जाना पड़ता है। अब उसी दौरान हमें दिखाया जाता है लिली जो थी वो इस टीम की सबसे ताकतवर प्लेयर थी। इसी वजह से वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा पा रही थी। सभी बच्चे साथ देते हैं और उन्होंने आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, पर वो स्पिरिट बच के भाग रही होती है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रही थी। इसी वजह से नॉर को उसके ऊपर अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। वो बाहर आते हैं। टीचर उन्हें कहते हैं तुम्हें ऐसे ही किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, पर अब वो हॉट स्प्रिंग के काफ़ी करीब आ चुके थे इसलिए अब वो अंदर चले जाते हैं। हॉट स्प्रिंग के अंदर जाने से पहले लड़कियां जितनी भी होती हैं उन्हें बताया जाता है हॉट स्प्रिंग के अंदर लड़के अलग नहाएंगे, लड़कियां अलग नहाएंगी, यानी कि सबसे पहले लड़कियों की बारी है तो सभी लड़कियां अपनी ड्रेस चेंज कर ले यहाँ से निकल जाएं। तो दूसरी तरफ लड़के जो होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं। वो ये बात करने लग जाते हैं कि हम सभी को पता है कि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अपनी क्लास के अंदर, तो क्यों ना हम सभी चल के उन्हें नहाते हुए देखें। ये बात सुनते ही सभी लड़कों के अंदर एक आग सी आ जाती है। वो सभी ये चाहते थे इसलिए वो उनके लिए सबसे पहले नकाब लेके आता है। इन नकाब से वो उन्हें देख सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। एक नकाब वो न्योर को भी देते हैं पर न्योर की इसकी जरूरत नहीं थी। वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करने वाला हूँ। अब सभी बच्चों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सभी ये करने वाले हैं पर वो नहीं करेगा। वो उसके पीछे भागते हैं। वो हॉट स्प्रिंग के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। टीचर भी आ चुकी थी। टीचर और दोनों न्योर मिलके उन लोगों को रोकते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे हॉट स्प्रिंग की तरफ। वो बच्चे भी अपनी फुल ताकत में आगे आने लग जाते हैं, पर दूसरी तरफ वो अपना स्टोन और लाइट मैजिक, विंड मैजिक का इस्तेमाल करके बच्चों को पीटते हैं। पर तभी स्पाइकी खड़ा होता है। स्पाइकी पीछे मुड़ के अपना नकाब उतारते हुए कहता है कि आज मैं जाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो न्योर से फाइट करता है। न्योर के सामने वो कमज़ोर पड़ चुके थे। वहीं पे अब वो बंदा जो था स्पाइकी वो अपने काफ़ी सारे पोशन पी लेता है और अपनी पावर को काफ़ी गुना बढ़ा लेता है। अब उसकी जो मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं, एक मसल मैन से भी ज़्यादा, और अब वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। टीचर कहती है तुम्हारी फैंटेसीज काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, बस तुम लड़कियों को नहाते हुए देखना चाहते हो इसलिए तुमने इतने सारे पोशन पी लिए। जिसमें वो कहता है नहीं, मैं बस कुछ खास ही लोगों को देखना चाहता हूँ जो कि वो है जो कि उस हॉट स्प्रिंग के अंदर है। न्योर उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो उससे फाइट करने के लिए आगे जाता तो है पर वो उस बंदे के सामने कमज़ोर पड़ने लग जाता है। इसी वजह से उसे अपनी स्किल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हारने लग जाता है। वो उसे ब्लाइंड कर देता है और उस ट्रिक का इस्तेमाल करता है जो कि उसने मॉन्स्टर पे की थी। पटकी देते हुए उन्हें हरा देता है। अब एक बच्चा वापस से उठता है। वो भागने लग जाता है जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और उसे पकड़ नहीं पाता है, पर वो उसकी टांगों को पकड़ते हुए वो खुद उस हॉट स्प्रिंग की तरफ भागने लग जाता है। वो जैसे ही काफ़ी ज़्यादा पास में पहुंचता है उसे याद आता है कि एमा अभी नेक्ड हो सकती है, उसे रोकना ही होगा। वो उसके ऊपर ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसकी टांग पकड़ता है और दोनों ही उस हॉट स्प्रिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पे लड़कियां भी नहा नहीं रही थी क्योंकि टीचर ने उन्हें रुकने के लिए कहा था। इस प्रकार न्योर ने लड़कियों को बचा लिया होता है। इसी वजह से उसे गिफ्ट मिलता है कि वो लड़कियों के साथ नहा सकता है पर ब्लाइंड फोल्ड होके। सभी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया जाता है जो कि यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे। न्योर का लक चल जाता है। काफ़ी हफ्ते बाद अब हमें दिखाया जाता है न्योर अपनी दुकान के अंदर काम चालू करवा चुका था।
उसकी शॉप के अंदर काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर था, जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आता है। वो इस बात को लेकर खुश था जैसे ही उसकी ये दुकान खुलेगी तब ज़रूर उनकी अर्निंग जो है वो मिलियंस में पहुंच जाएगी। नॉर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि लड़कियों की मदद से वो अपनी इस शॉप को काफ़ी जल्दी वायरल कर लेगा। उन्हें कुछ खाना भी खिलाता है। अपनी दुकान खुलते के पहले दिन ही उनका बिजनेस ग्रो कर जाता है। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, पर नॉर के पास जब ताकत आई तब उसने उनकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल के रख दी। नॉर अपनी मास्टर से मिलने जाता है और उसे आज़ाद कराने की बात करता है, पर मास्टर साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि अभी भी उसकी मास्टर को पता होता है कि नॉर इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो उसे आज़ाद करा सके। पर नॉर चाहता था कि उसे आज़ाद कराए। ग्रेट सेज से वो पूछता है। ग्रेट सेज बताते हैं कि उसे लेवल 14 पे जाना पड़ेगा इस डंजन के, वहाँ पे जाके ही इसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये बात सुनते ही वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेवल 14 से पहले 13 पे ये लिखा हुआ था यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक तरफ लेवल 1 के हैं, दूसरी तरफ लेवल 2 के। लेवल 2 पे वो 2 लोगों को ले जा सकता है, 1 पे अकेला जाएगा। वो 1 पे जाता तो है पर वो वहाँ पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके ऊपर ये रूल था। अब वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसलिए वो वहाँ पे एमा की मदद मांगने के लिए जाता है जिससे कि वो अपनी मास्टर को आज़ाद करा सके। वो उसे सारी चीज़ें बता देता है, ओलिविया के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में। एमा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे वो लास्ट एंड तक ही उसके साथ क्यों ना जाए। वो एक कमरे के अंदर आते हैं जहाँ पे कि 2 रास्ते थे पर वो खुल नहीं रहे थे। उतनी ही देर में काफ़ी सारे गॉब्लिन छेद के अंदर से आ जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं खाने की और मस्त मस्त डांस करने की। शुरुआत में तो वो उससे उनसे वेपन नीचे रखवाते हैं और खाने के लिए कुकीज़ मांगते हैं। अब वो उन्हें कुकीज़ दे तो देता है, वो कुकीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए उनका हेड बाकी के लोगों को भी वो कुकीज़ दे देता है। सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं और एमा को डांस करने के लिए कहते हैं नचनिया नचनिया के सॉन्ग पे। इसी वजह से नॉर को उसे डांस करने के लिए कहना पड़ता है, पर उसका अच्छा डांस नहीं होता है, इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पर एमा को भी गुस्सा आ चुका था, पर जैसे वो कुकीज़ खाते हैं वो उल्टी करके मर जाते हैं। एमा पूछती है ये कैसे किया, जिसके ऊपर वो बताता है कि मैंने क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करके कुकीज़ में जहर मिला दिया था। आगे काले कमरे का रास्ता खुल जाता है। सामने ओलिविया होती है जो कि चैन से बंधी हुई थी और वो बगल में देखते हैं कि ओलिविया का क्लोन भी है। इसे आज़ाद कराने के लिए इन चैन्स को तोड़ना पड़ेगा। वो उसके स्टेट चेक करता है। स्टेट उसकी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बगल में रूल लिखे हुए होते हैं आज़ाद कराने के लिए इसकी चैन्स को तोड़ो बिना इसे हार्म किए। एमा उसकी चैन्स को अपने विंड मैजिक से तोड़ देती है, पर जैसे ही वो आज़ाद होती है वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो क्लोन जो होता है उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। ये बात जैसे ही नॉर को पता चलती है उस पर अटैक तो करता है, पर उसके सामने कमज़ोर पड़ चुका था। वो क्लोन जो होता है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसका काम यही था जो कोई भी इंट्रूडर यहाँ पे आएगा उसे हराना पड़ेगा, ओलिविया को आज़ाद होने नहीं देना है। वो क्लोन ओलिविया की सभी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता था। वो बड़े से ही ड्रैगन को समन कर देता है, कमरे के अंदर उनके ऊपर अटैक करता है। वो बच के निकलते हैं और वो रियल ओलिविया के पास में आ जाते हैं। वो उससे बात करते हुए कहते हैं उसे हराना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन है, इसलिए हम बाद में आएंगे। ओलिविया उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी अगर उससे फाइट करते हैं। ओलिविया चाहती तो थी वो आज़ाद हो, पर शायद से वो ऐसा नहीं कर पाएगी। अब वो छानने लग जाता है कि ओलिविया की ज़िंदगी कैसी है। हर एक किताब में देखता है, उन किताबों के अंदर पढ़ते पढ़ते उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि ओलिविया एक ताकतवर मेज रह चुकी थी। अगर उसे उस क्लोन को हराना है तो उसे एक ऐसी स्किल लेनी पड़ेगी जिसकी रेट 10,000 लाइफ पॉइंट है। इतने लाइफ पॉइंट उसके पास हैं, इसलिए वो उस स्किल को परचेज कर लेता है। उसी के साथ में वो कुछ ऐसी और भी स्किल्स को परचेज करता है जो कि उसके काम आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। वो सिटी के अंदर घूमने लग जाता है। सामने क्लोन खड़ा था। वो क्लोन बताता है मैं डंजन से बाहर नहीं आ सकती थी, पर तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें बुली करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद में दोनों की फाइट आपस में शुरू होने से पहले वो क्लोन बताती है ओलिविया काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, वो उस चैन के अंदर से आज़ाद होना चाहती है, पर वो तुम्हें कुछ कहती नहीं है। क्यों ना तुम अपने मास्टर को बचाओ, क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो। ये बात सुनते ही सारी की सारी पावर जो तो अभी तक नॉर के अंदर थी वो सारी रिलीज हो जाती है। सेक्रीफाइस की ताकत जो कि 10,000 पॉइंट की थी, वो उससे फाइट तो करता है पर उसे हरा नहीं पाता। एक हिलात के अंदर वो उसके सामने नीचे बैठ जाता है। उसकी बॉडी सुन हो गई थी क्योंकि उसके अंदर करंट आ चुका था। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे ओलिविया को भी पता चल रही थी अपने क्लोन की मदद से। उसे वो चीज़ याद आती है 200 साल पहले हमारे पास नॉर जैसा एक लड़का भी आया था बार के अंदर। वो ट्रेनिंग चाहता था ओलिविया से क्योंकि ओलिविया एक ताकतवर मेज थी, पर उसने उसे सिखाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से वो लड़का हमेशा ओलिविया के पीछे आया करता था, चाहे ओलिविया
ओलिविया कहीं पे भी चली जाए। वो लड़का डिटरमाइन था ट्रेनिंग लेने के लिए ओलिविया के अंडर। ओलिविया उससे परेशान रहती थी, पर एक दिन ऐसा समय आता है जब ओलिविया उससे चैलेंज करती है, अगर वो उसके ऊपर एक खरोच भी ला देता है तब वो उसे अच्छे से ट्रेन करेगी एक ताकतवर हंटर बनने के लिए। इस बात को सुन के वो लड़का जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाता है। ओलिविया उसे चांस देती है सबसे पहले अटैक करने के लिए, अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है पर उसे डॉज कर लेती है। यानी कि वो लड़का हार चुका था। वो उसे जाने के लिए कह देती है क्योंकि वो उसे नहीं सिखा सकती है, पर वो लड़का अभी भी पूरे तरीके से डिटरमाइन था। वो उसका पीछा महीनों तक करता है, सालों तक करता है। ओलिविया जो होती है उसे अभी भी सिखाना नहीं चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब ओलिविया बार के अंदर बैठी थी, वहाँ का बारटेंडर बताता है कि वो लड़का मर चुका है एक लड़की को एक मॉन्स्टर से बचाते हुए। ओलिविया को काफ़ी ज़्यादा जोर का धक्का लगता है क्योंकि अगर वो इस लड़के को कुछ ट्रेनिंग देती तब वो उस मॉन्स्टर से बच सकता था। वो उस समय से खुद को गिल्टी महसूस करती है और इसी वजह से उसने इग्नोर को अपनी सारी की सारी स्किल्स दी थी। तभी बीच में एमा आ जाती है और एमा की काफ़ी दोस्त भी आ जाती है और वो सभी मिलके उसे बचाने के लिए आ चुकी थी। हमारे नॉर के पास में इतनी सारी लड़कियां देख के ओलिविया की क्लोन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर दूसरी तरफ वो लड़कियां जो थी वो ओलिविया से फाइट करते दौरान उसके बराबर की टक्कर नहीं दे पाती है और वो सारी के सारी एक एक करके इंजर्ड होने लग जाती है। लूना काफ़ी सारे टैंकर्स के ऊपर फेंकती तो है पर वो कुछ काम नहीं आते। वो लड़की उसे भी हरा देती है। नॉर उस क्लोन की एक स्किल को बंद कर देता है जो कि लाइटनिंग की थी। एमा अपने मुक्के से उस क्लोन के स्वॉर्ड को तोड़ देती है, पर उसके बावजूद भी वो उस क्लोन को नहीं हरा पाती है क्योंकि क्लोन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो ओलिविया की सारी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकती है। हीलिंग वाली लड़की भी नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां भी हार चुकी थी। ओलिविया अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करती है और नॉर के ऊपर अपना ड्रैगन फेंकती है। वो उससे बच जाता है और वो उसकी एक और स्किल को बंद कर देता है, पर ओलिविया के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास भी वही स्किल्स हैं जो कि उस लड़के के पास है, यानी कि नॉर के पास है। नॉर अब एक एक करके हार मानने लग जाता है क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि उसे कभी हरा पाएगा। पर उतनी ही देर में ओलिविया जो होती है उसे भड़काने की कोशिश करती है कि अगर तुम हार मान जाओगे तो तुम्हारे मास्टर का क्या होगा, वो तो इसी तरह ही चैन में बंद रहेगी हमेशा के लिए। ये बात सुनते ही नॉर की ताकत जो होती है एक साथ एक ही में मिक्स हो जाती है। सारी स्किल्स एक में मिक्स होने के बाद उसे ऐसी ताकत देती हैं जिससे कि वो नॉर के उस क्लोन के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाता। वो उसे मुक्के पे मुक्का मारती है और उसे दूर फेंक देती है। ड्रैगन का इस्तेमाल करती है उसे जलाने के लिए, पर उसी बीच उसे सारी चीज़ें याद आने लग जाती है और उस ड्रैगन के अंदर घुसते हुए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस क्लोन को बीच में से काट देता है। वो क्लोन जो होता है वो कट जाता है और नीचे मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार ओलिविया आज़ाद हो गई थी। हमारा नॉर ओलिविया से मिलने जाता है और इसी के साथ में ये वाली सीरीज एंड होती है। जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को याद से ज़रूर लाइक कर देना।